तो दोस्तों आज हो गया 12 जुलाई 2021। बिहार समेत देश दुनिया की बड़ी होता है समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूपी में प्राकृतिक आपदा का कहर, आकाशीय बिजली गिरने से यूपी में 40 लोगों की हुई मौत, 38 मवेशियों की भी गई जान। जी आपको बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में रविवार को आकाशीय बिजली ने कहर ढा दिया है। कुल 40 लोगों की मौत हो गई है। कानपुर के आसपास के जिलों में 18, प्रयागराज में 13, कौशाम्बी में 3, प्रतापगढ़ में 1, आगरा में 3 और वाराणसी और रायबरेली जिले में एक व्यक्ति की जान चली गई है। तो वहीं आकाशीय बिजली गिरने से कई लोग घायल भी हुए हैं। दूसरी बड़ी ये खबर, कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू हो गई है। रविवार को इस्लामिक महीने जिलहिज के चांद की तस्दीक हो गई है। 21 जुलाई को पूरे देश में बकरीद का पर्व मनाया जाएगा। शहर के ईदगाहों और प्रमुख मस्जिदों में ईद उल अजहा की विशेष नमाज सुबह 6 बजे से लेकर 10:30 बजे तक अदा करने की तैयारी है। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की वजह से पिछले साल लोगों को घर में ही नमाज अदा करनी पड़ी थी, लेकिन इस बार लोगों को ईदगाहों और मस्जिदों में जमात के साथ नमाज अदा करने की उम्मीदें हैं। तीसरी बड़ी खबर, बिहार में 10वीं क्लास से ऊपर के स्कूल आज से खुलेंगे। 98 दिनों बाद शिक्षण संस्थानों में शुरू होगी पढ़ाई। जी आपको बता दें कि बिहार के 11वीं और 12वीं के सभी स्कूल, सभी डिग्री कॉलेज, सभी सरकारी और निजी विश्वविद्यालय और तकनीकी शिक्षण संस्थान कुल छात्र संख्या की 50% उपस्थिति के साथ आज से खुलने जा रहे हैं। आपको बताते चले कि संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए 3 अप्रैल को हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में राज्य सरकार ने 5 अप्रैल से सभी शिक्षण संस्थानों को बंद रखने का निर्णय लिया था। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी को देखते हुए 5 जुलाई को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई सीएमजी की बैठक में 12 जुलाई से 10वीं से ऊपर के सभी संस्थानों को आधी क्षमता के साथ खोलने का निर्णय लिया गया था। चौथी बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में बड़े बदलाव की तैयारी में है। बीजेपी बागियों को दिखा सकती है बाहर का रास्ता, तो वहीं वफादारों को मिल सकता है इनाम। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हार के बाद उपजे हालत भाजपा के लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो रही है। इन हालत को संभालने के लिए अब भाजपा यहां कुछ बड़े कदम उठाने की तैयारी में है। बताया जा रहा है कि असंतुष्टों में बड़ी संख्या उनकी है जो चुनाव जीतने के बाद कुछ पाने की आस में भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद उनकी मंशा पूरी होती नहीं दिख रही है, तो माहौल खराब करने में जुटे हुए हैं। इसलिए विधानसभा चुनाव में हार के बाद पार्टी असंतुष्टों और चुनाव से पहले शामिल होने वाले कुछ नेताओं पर कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके साथ ही साथ व्यापक संगठनात्मक फेरबदल करने की भी संभावना है। आपको बता दें कि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा है कि पार्टी अनुशासन से ऊपर कोई नहीं है। पांचवी बड़ी खबर, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को केंद्र सरकार पर चुटकी लेते हुए कहा है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ गई है लेकिन कोविड के टीके नहीं बढ़े हैं। उन्होंने रोजाना हो रहे टीकाकरण का चार्ट भी साझा किया है, जिसके अनुसार दिसंबर 2021 तक सभी नागरिकों का टीकाकरण पूरा करने के लक्ष्य से अभी बहुत दूर है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मंत्रियों की संख्या बढ़ी है, वैक्सीन की नहीं। उन्होंने हैशटैग लगाया है टीका कहाँ है। आपको बता दें कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में 43 मंत्रियों के शामिल होने के बाद राहुल गांधी ने यह टिप्पणी की है। छठी बड़ी खबर, बिहार में लोक जनशक्ति पार्टी में हुई टूट के बाद चिराग पासवान अकेले हो गए हैं। ऐसे में कई बार उन्हें आरजेडी की ओर से पार्टी में शामिल होने और तेजस्वी यादव के साथ आने की बात कही जा चुकी है। इन दोनों युवा नेताओं का नाम लिए बिना जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता और विधान पार्षद नीरज कुमार ने रविवार को ट्वीट कर निशाना साधा है। आपको बता दें कि नीरज कुमार ने बिना नाम लिए कहा है कि अगर 2 फूटे कारतूस साथ भी आ जाए तो भी नतीजा सिफर ही होता है। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर कहा है कि अघोषित तौर पर 2020 विधानसभा चुनाव में साथ आने का नतीजा क्या हुआ। बिहार को नीतीश कुमार जैसा मेहनती और दूरदर्शी नेता पसंद है। 7वीं बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का इम्पैक्ट बिहार में पंचायत चुनाव पर भी पड़ा है। उनकी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चुनाव चिन्ह पतंग है। बिहार में जिला परिषद प्रत्याशियों को भी पतंग चुनाव चिन्ह मिलता था, किंतु इस बार बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के कारण राज्य निर्वाचन आयोग को जिला परिषद प्रत्याशियों का चुनाव चिन्ह बदलना पड़ गया है। अब जिला परिषद प्रत्याशियों को पतंग के बदले चक्की चुनाव चिन्ह मिलेगा। आपको बता दें कि बिहार में 2.5 लाख से अधिक पदों पर सितंबर से नवंबर में होने वाले पंचायत चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, बीजेपी की आज नाकामी का ये सबसे बड़ा मिसाल है जो आज नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। बीजेपी अगर आज कामयाब होती, अगर लड़ने में कामयाब होती तो नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आए, दूसरी बार भी नहीं आ पाते, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के जो 5 साल के कार्यकाल रहे वो इतना ही खराब कार्यकाल रहा जिसको कि हम लोग माने गिनती नहीं कर सकते हैं। नोटबंदी से लेकर के जीएसटी से लेकर आप इतने चीज को आप गिनती कीजिए जो आप मोदी जी ने किसी भी मामले में विकास तो नहीं किया है, बल्कि भारत का विनाश ही किया है आज तक। लेकिन कांग्रेस मुख्य विपक्ष पार्टी होने के बावजूद
कांग्रेस की भूमिका जो विपक्ष की रहनी चाहिए वो विपक्ष की भूमिका उन्होंने निभाने में बिल्कुल असफल रही। आज बंगाल में ये देख लीजिए, बंगाल चुनाव हुआ, ममता बनर्जी, अगर कांग्रेस को वहाँ के लोग, अगर मुसलमान लोग या बैकवर्ड लोग या हिंदू जो भी हमारे साथी हैं, वो अगर कांग्रेस को या सीपीएम को अगर वोट देते तो क्या ममता बनर्जी कामयाब होती? तो अगर सही माने में कहा जाए तो आज के डेट में हमारे जो भारत की स्थिति है उसमें कांग्रेस सबसे बड़ा वोट कटवा हो गया है। कांग्रेस को अपने अंदर झांकने की जरूरत है, कांग्रेस को अपने अंदर कमी तलाशने की जरूरत है। लेकिन ये इल्जाम सर, लेकिन ये इल्जाम समाजवादी पार्टी का भी है। उसका कहना सीधा से ये है कि 100 सीट पर लड़ने की बात हो रही है, लेकिन संगठन AIM के पास कोई संगठन ही नहीं। देखिए, आजम खान का मुद्दा आप ले लीजिए। अगर समाजवादी पार्टी अगर बहुत ही ईमानदार होती तो आज यूपी में सबसे बड़ा चेहरा माइनॉरिटी का जो समाजवादी पार्टी के पास है वो आजम खान है। और आजम खान को जिस तरह से फंसाया गया, अखिलेश कहाँ पे नजर आए उनके खिलाफ में, उनके फेवर में कहीं पे आंदोलन करते हुए? आप बताइए हमें। आज भारत का मुसलमान क्यों समाजवादी पार्टी और अखिलेश प्रसाद सिंह के यादव के साथ में जाएगा? क्यों जाएगा? हमको ये बताइए। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान के साथ जिस तरह से किया गया, उसी तरह से बहुत सारी मॉब लिंचिंग हुई, बहुत सारे मुसलमान और दलितों की हत्याएं हुई, बहुत सारे मुसलमान और हिंदुओं को मारा गया। तो आप जिस तरह से हर तरह से फेलियर हो गए। आज एक अखिलेश प्रसाद यादव कहाँ नजर आए? हमको बताइए आप। तो इस तरह से हम यूपी की जनता भी जग चुकी है और यूपी की जनता इस बार एक मत होकर के MIM और राजभर साहब के हाथों को मजबूत इसको करेंगे। लेकिन राजभर साहब ने जिस तरह से ये कहा है तो मैं पार्टी से अलग हटके भी मैं उनके इस बात का सम्मान करना चाहता हूँ कि आखिर हर जात हर कम्युनिटी को एक बार मौका मिलना चाहिए, चाहे साल भर हो 6 महीना हो, एक बार मौका मिलना चाहिए। आज आज़ादी के बाद भारत में 17 से ऐसे तो आपको इलेक्शन कमीशन कहती है कि 17 से 18% माइनॉरिटी की आबादी है, लेकिन हमारा ये कहना है कि हम 22 से 24% है। लेकिन हम कहीं ना कहीं पिछड़े दलित हैं, हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पाता है, हम कहीं किसी तरह से हम फ्रस्ट्रेट हैं, हमारे पास जमीन नहीं है, हम वो कबीलाई रूप में हम रहने को मजबूर हैं, हमारे पास जमीन जगह नहीं रहने के कारण हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं चढ़ पाता है, इसलिए हम आज 17 से 18% में सिमटे हुए हैं। तो हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि भारत की आज़ादी के बाद जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप 2% सिख समुदाय को आप 10-10 साल प्राइम मिनिस्टर बना सकते थे, तो क्या 1 साल 2 साल के लिए कांग्रेस पार्टी किसी मुसलमान को देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकती थी? मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ कि ठीक है, अब अगर आप 1 साल के लिए भी अगर माइनॉरिटी को, मुसलमान को अगर बना देते आप प्राइम मिनिस्टर, तो आज मैं कांग्रेस के साथ रहता। आज मुझे कांग्रेस छोड़ना पड़ा लाचारी में। मैं यही सब देख करके कहना चाहता हूँ कि कांग्रेस की जो पॉलिसी है वो आज़ादी के बाद से आज तक मुस्लिम विरोधी है और बाबरी मस्जिद तोड़ने से लेकर के बनाने तक सबसे बड़ी अगर भूमिका है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा भूमिका अगर है तो वह है कांग्रेस की।